खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियां तेज। शुभांकर और एंथम समेत 5 प्रतीकों की आज होगी लॉन्चिंग। उत्तराखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को निकालेगी राजभवन मार्च और डांडी मुद्दे और मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का हल्ला बोल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मार्च। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण घोषित और देहरादून सीट सामान्य और हरिद्वार ओबीसी महिला कैटेगरी नगर निगम 4 को लेकर जारी लिस्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी। हाथ दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी की एक प्लाटून रहेगी तैनात। एम्स ऋषिकेश की पहल लाई रंग। चिकित्सा संस्थान के छात्रों को भी मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन वन सब्सक्रिप्शन का फायदा। कोयले ने लगाया वाहनों की स्पीड पर ब्रेक। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते दिखाई दिए वाहन। धुंध शीतलहर की वजह से लोगों ने लिया अलाव का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से आ रही है इसी बीच खबर, जहां पर आज जारी होंगे शुभंकर एंथम समेत 5 प्रतीक। 4 शहरों में लॉन्चिंग होगी और लाइव प्रसारण भी होगा। नेशनल गेम्स के शुभंकर और प्रतीक मौली दिखेगा नया लोगो और आकर्षक का जो केंद्र है वो बनता नजर आएगा। मशाल में गंगा ब्रह्म कमल भी दिखेंगे। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियां बेहद तेज देखी जा रही हैं। फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्चिंग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो 4 शहरों में लॉन्चिंग का जो भी लाइव प्रसारण है वो देखा जा सकेगा। नेशनल गेम्स के शुभांकर प्रतीक मौली दिखेगा नया और इसी के साथ ही लोगो आकर्षक का केंद्र बना है। मशाल में गंगा ब्रह्म कमल भी दिखाई देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में शुभंकर और लोगों को लॉन्च किया जाएगा। रायपुर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज शाम 5 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल देहरादून से खबर, जहां पर एक नया लोगो जारी होगा। लाइव प्रसारण भी इसका देखा जा सकेगा। और रामनगर कोतवाली पुलिस ने देहरादून के एक व्यक्ति से जमीन के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून निवासी सतीश कुमार अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर में दिव्य आरोप भी लगाया कि आरोपियों ने उन्हें रामनगर के ग्राम नरसिंहपुर एरला में 14 एकड़ भूमि दिखाकर विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी से 1 करोड़ से अधिक रुपए ठगे हैं। पुलिस ने इस मामले में हरेंद्र सिंह नेगी, सर्वजीत सिंह और आलोक गुसाई के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। कल दौरान चेकिंग जितेंद्र बोरा पुत्र गोपाल बोरा निवासी सल्ट अल्मोड़ा नामक व्यक्ति को 450 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया।
और उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। नगर निगम में 34%, नगर पालिका और नगर पंचायतों में 34% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इसी क्रम में पौड़ी नगर पालिका सीट पहली बार महिला सामान्य के लिए आरक्षित होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। सुषमा रावत ने कहा कि महिला सीट आरक्षित होने से राजनीति में सक्रिय महिलाएं अब आगे आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करेंगे और इस बार भाजपा को नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत भी मिलेगा। पहली बार नगर पालिका की और पूरे जिले में 2 सीट महिलाओं की हुई हैं, एक नगर पंचायत थैलीसैंण में और एक पौड़ी में। और मैं क्योंकि पौड़ी एक ऐसा शहर है जहां पर हर साल महिलाएं अपनी तैयारी करती थी, आज महिलाएं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि मतलब पहली बार जो नगर पालिका की हमारी सीट हुई है। और इसी उसमें मैं भी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और हमारे यहाँ पर कई महिलाओं ने 5-6 महिलाओं ने दावेदारी कर रखी है और सभी महिलाएं बाद में एकजुट होकर काम करेंगी जिसको भी टिकट मिलता है। देखो पार्टी फॉरम में तो ऐसा है कि दावेदारी करने का सबको स्वतंत्र है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मैं भी दावेदारी करूं और मैं भी दावेदारी करूं। और खबर पौड़ी से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लैंसडाउन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह अभियुक्त काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर कपड़ी लैंसडाउन से गिरफ्तार किए गए इस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक दिशा निर्देश और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संजय रावत, आरक्षी कपिल भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही पौड़ी पुलिस द्वारा इस वर्ष अभी तक साइबर और एफएफयू के कुल 72 मुकदमे दर्ज कर 58 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि भी पीड़ितों के खातों में वापस कराई जा चुकी है। साइबर ठगों द्वारा नए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर आम जनमानस को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जैसे फोन कॉल कर, एआई द्वारा आवाज बदलकर, पोर्टल के माध्यम से अच्छा फायदा दिलाने और ऑनलाइन सामान खरीदने, बिजनेस दिलाने के नाम पर व्हाट्सएप पर लॉटरी, बिजली कनेक्शन काटने, टिकट बुकिंग कैंसिल कराने, होटल बुकिंग आदि के नाम पर ईमेल लिंक भेजकर और सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर भिन्न भिन्न प्रकार के लुभावने ऑफर्स के
लालच को देकर के ये काम किया जा रहा है, जिनमें से कई व्यक्ति लालच में आकर साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। इसी के साथ ही आगे की अगर आपको खबर बता दें विकास नगर की, तो विकास नगर के कालसी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। माया सिंह पवार अपनी पत्नी के साथ कार से कालसी से अपने गांव जा रहे थे, जब अचानक कार का नियंत्रण खोने के बाद वह करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गए। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। टीम ने गहरी खाई में उतरकर दुर्घटनाग्रस्त कार से माया सिंह पवार के शव को निकाला है, जबकि उनकी पत्नी सुशीला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें ये हमें सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हमें थाना कालसी से सूचना मिली और कंट्रोल रूम देहरादून से कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मौके पर आकर हमने देखा कि एक महिला जो घायल अवस्था में थी और एक जेंट्स जिनको लगभग मृत हालत में हमने निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। और खबर पौड़े से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लैंसडाउन पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर कलफड़ी लैंसडाउन से गिरफ्तार किए गए इस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में देखा जा रहा है कि उप निरीक्षक संजय रावत और आरक्षक कपिल शामिल रहे। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा खेती को पहुंचाए जा रहे नुकसान के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल मुखर है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए कहा है कि सबसे अधिक बंदरों ने लोगों की नाक में दम करके रख दिया है, जो खेती तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही घरों के अंदर से ही सामान भी उठा के ले जा रहे हैं। लोगों की है कि जंगली बंदर घरों से आके सामान उठा रहे हैं, लोगों को क्या नाम कहते हैं छीना झपटी करके परेशान कर रहे हैं। यहीं पदमपुर
इलाका तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है यहाँ के लोगों के लिए ना, जीना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। हम तो कब से कह रहे शासन प्रशासन से कि जंगली जानवरों से आतंक करे, क्योंकि जंगली जानवरों के कारण आज खेती बाड़ी गाँव की स्थिति बड़ी खराब हो रखी है। तो बंदर जो थोड़ा बहुत कोई खेती कर भी रहा तो वो खेती को भी नुकसान पहुंचा रहा है, घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, आम बच्चों। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी पुलिस द्वारा इस वर्ष अभी तक साइबर और FFU के कुल 72 मुकदमे दर्ज कर 58 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि भी पीड़ितों के खातों में वापस कराई जा चुकी है। साइबर ठगों द्वारा नए नए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर आम जनमानस को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जैसे फोन कॉल कर, AI द्वारा आवाज बदलकर, पोर्टल के माध्यम से अच्छा फायदा दिलाने, ऑनलाइन सामान खरीदने, बिजनेस दिलाने के नाम पर व्हाट्सएप पर लॉटरी, बिजली कनेक्शन काटने, टिकट बुकिंग कैंसिल कराने, होटल बुकिंग जैसे कई तरह से ईमेल लिंक भेजकर और सोशल साइट्स यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कई प्रकार के लुभावने जो ऑफर्स हैं के लालच में आकर के ये दिए जा रहे हैं, जिनमें से कई व्यक्ति लालच में आकर के साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही। और उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के आदेश दिए हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड शासन के बड़े अधिकारी अब जल्द ही गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते नजर आएंगे। साथ ही गांव में रात्रि प्रवास करते हुए नजर भी आएंगे। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के सभी 95 ब्लॉक में जाकर भ्रमण करेंगे। यहां वे गांव की स्थिति देखेंगे और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का परीक्षण करेंगे। हालांकि विपक्षी दल मुख्यमंत्री के इस फैसले को हवा हवाई बताते हुए सीएम धामी को उनके ही पहले के फैसले याद दिलाते हुए उसके अनुपालन न होने का स्मरण करा रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है इस प्रदेश में, ये तो हर साल का राग बट्टा है। कभी मुख्यमंत्री प्रवास के लिए कहते हैं मंत्रियों को, कभी प्रधानमंत्री जी सांसदों से गांव गोद लेने की बात करते हैं, कभी जो है प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सारे मंत्री एक एक करके कार्यालय में बैठिए और यहाँ कार्यकर्ताओं की मन की पीड़ा भी सुनिए और जनता दरबार भी लगाइए, लेकिन सब लोग अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। तो भेड़िया आया की कहावत चरितार्थ बार बार होती है और ढाक के 3 पात रहते हैं। कांग्रेस अपने अंदर झांके कि उनकी 10 साल की सरकार में कितने मंत्रियों ने, कितने सचिवों ने, कितने अधिकारियों ने प्रवास किया है गांव में, तब प्रश्न खड़ा करना चाहिए दूसरे पे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी की सरकार कम से कम एक कदम आगे बढ़ करके ये बात कहती तो है। उन्होंने, हमारे मंत्रियों ने देखा होगा कि पहले जनता अदालत भी लगाए, हमारे प्रवास गांव में भी किए और अभी भी आदेशित है
और निश्चित तौर पर धामी साहब स्वयं इस बात को ध्यान रखते हैं कि कौन अधिकारी काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा। बीजेपी का शुरू से एक रवैया रहा है कि घोषणाएं कर दो, चाहे उसमें तैयारी हो न हो। नोटबंदी भी एक ऐसा ही घोषणा थी, और अब जो इस प्रकार के कई घोषणाएं वो कर देते हैं, लेकिन वो धरातल पर आ नहीं पाते हैं। ऐसे ही हम देख रहे थे कि अभी उन्होंने जो पहाड़ों में उत्तराखंड को देव भूमि के साथ खेल भूमि का भी निर्णय लिया है, वो भी एक जुमला मात्र रहेगा। इसी श्रृंखला में उन्होंने जो 4 धाम यात्रा की, कल धामी जी वहां जाकर बताते हैं और अपने मंत्रियों को निर्देश देते हैं, तो आप खुद ही समझ ले रहे हैं कि आगे आने वाले कितने दिनों तक ये मंत्री गांव-गांव तक जा पाएंगे। इन्हें तो अपने देहरादून छोड़ने का मन ही नहीं करता, तो ये गांव-गांव कहां जाएंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों में जारी हिमपात और शीतकालीन यात्रा के प्रारंभ के बीच मुख्यमंत्री ने शासन के अधिकारियों को गांव में रात्रि प्रवास के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को संचालित कर रही है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है। शीतलहर से बचाव के साथ ही जाम से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो सरकार ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रही हो, वहाँ तमाम खामियां हों, जिससे राज्य की किरकिरी पूरे देश में हो रही है, तो शीतकालीन यात्रा के लिए तो बड़े स्तर पर तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ तो शीतकाल में प्रचंड बर्फबारी होती है। अब देखते हैं सरकार शीतकालीन यात्रा के लिए कितना गंभीर है और कितनी व्यवस्थाओं को सुधारती है। कांग्रेस को मुझे लगता है कि जनता ने सिर्फ बोलने के लिए आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी को काम करने का आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में शीतकालीन यात्रा को चलाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है और उसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वयं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का चश्मा मुझे लगता है कि बहुत ही धूमिल हो चुका है, बहुत ही धुंधला हो चुका है। उनको ना तो विकास कार्य दिखाई देते हैं और ना ही यहाँ के प्रदेश की जो जन भावनाएं हैं उनका कुछ उनको दिखाई देता है। एक मुहावरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हम कामदार हैं और वो नामदार है, तो मुझे लगता है केवल वो अपने नाम की रोटी खाने का काम करते हैं और झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके, गलत बयानबाजी करके केवल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और ये आशीर्वाद आगे भी मिलता रहेगा। और कांग्रेस बार बार अपने झूठ में ही फंसकर कहीं ना कहीं अपने आप को गौण साबित कर रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब गांव में जाकर अपर सचिव स्तर के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को जानेंगे, उनका समाधान करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं की हकीकत भी जानेंगे। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या शीतलहर और हिमपात के बीच अधिकारी पहाड़ चढ़ने को तैयार होंगे? क्या बिना तैयारी के सरकार ने यात्रा शुरू की है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।